चालू कर दूँ। जय हिंद बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9th विषय हमारा सामाजिक विज्ञान, इसी का पाठ अर्थशास्त्र। इसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होगा आज। पाठ का नाम है जनसंख्या संसाधन के रूप में। पहले मैं इसका थोड़ा सा परिचय बता दूं आपको, फिर इसके विषय में पूरी जानकारी दूंगी। संसाधन के रूप में लोग, संसाधन के रूप में लोग श्रम शक्ति के स्रोत मानव से है। यह जनशक्ति की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। श्रम उत्पादन का एक अनिवार्य साधन है। इसकी आपूर्ति देश की कार्यशील जनसंख्या द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जो जनसंख्या हमारी कार्यशील, तो जनसंख्या कार्यशील द्वारा होती है। यह कार्य जनसंख्या ही मानवीय संसाधन है। जब शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो बड़ी जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? मानव पूंजी में। तो वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का भंडार है। अब टॉपिक आता है हमारा भौतिक एवं मानव पूंजी। भौतिक एवं संसाधन के रूप में लोग किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का साधन है। जब हम कल कारखाने, मशीन, उपकरण आदि में पूंजी का निवेश करते हैं, जब इसे भौतिक पूंजी निवेश की संज्ञा दी जाती है। कब दी जाती है? जब उपकरण आदि में पूंजी निवेश करती है तो तब इसको भौतिक पूंजी निवेश की संज्ञा दी जाती है। तथा जिसमें भौतिक पूंजी का निर्माण होता है। और इसके विपरीत जब हम मानवीय संसाधनों के विकास में पूंजी का विनियोग करते हैं तब हमें इस मानवीय पूंजी निवेश, तब हम क्या बोलते हैं? तब मानवीय पूंजी निवेश कहते हैं। मानवीय पूंजी निवेश वह प्रक्रिया है जिसमें विशेष योग्यता, क्षमता और अनुभव प्राप्त व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता यानी कि उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। भारत में हरित क्रांति को ही एक नाटकीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। यानी कि ज़्यादा तीव्र वृद्धि, जल्दी और अच्छी वृद्धि आ सकती है। साथ ही भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति भी एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। वो कौन सा है? कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त किया है, उच्च स्थान पाया। कैसे पाया? उदाहरण के लिए
सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रयोग आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में आधुनिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा, व्यय का मतलब है खर्च द्वारा, व्यय द्वारा धन या पूंजी में निवेश से ही मानवीय एवं भौतिक पूंजी का निर्माण होता है। ये दोनों ही राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में सहायक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। वो अंतर देखते हैं, 5 तरह से अंतर देखते हैं हम। इसमें 5 दिए हुए हैं। नंबर 1 है भौतिक पूंजी उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। इसके विपरीत मानवीय पूंजी जो है वो सक्रिय होती है, जो भौतिक पूंजी के उत्पादन के योग्य बनाती है। सेकंड है भौतिक पूंजी के क्रेता उसके स्वामी हो जाते हैं। क्रेता और विक्रेता, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में, और इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा इस SST की बुक में। लेकिन मानवीय पूंजी को उनके स्वामी से पृथक नहीं किया जा सकता। मानवीय पूंजी को उनके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता। और थर्ड नंबर है भौतिक एवं मानवीय पूंजी दोनों ही उत्पादन के गतिशील साधन हैं, लेकिन मानवीय पूंजी के समान भौतिक पूंजी की अपनी पूंजी की अपेक्षा गतिशील अधिक होती है। फोर्थ नंबर पे आता है भौतिक पूंजी उत्पादन का एक निर्जीव साधन है। निर्जीव और सजीव, ये भी देखा सुना होगा, पढ़ा होगा आपसे पहले भी। तथा उसमें इच्छा अनुसार काम में लग सकता है। लेकिन मानवीय पूंजी सजीव है, जिसमें उसके कार्य पर मानवीय भावनाओं का विचार, यानी कि मानवीय भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, उसका असर पड़ता है उस पर। फोर्थ नंबर पर आता है भौतिक पूंजी नाशवान होती है। कैसी होती है भौतिक पूंजी? नाशवान, तथा प्रयोग के कारण इसका क्षय होता है। लेकिन मानवीय पूंजी की कार्यक्षमता में उचित भोजन, आवास, शिक्षा तथा प्रशिक्षण आदि के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। तो आपने इसमें अंतर देखा होगा। अब एक कहानी के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि 2 बच्चे होते हैं, 2 मित्र होते हैं, और वो दोनों मित्र में से कौन सा मित्र कहाँ तक पहुँच जाता है। तो 2 मित्र विलास और सकल एक ही गांव के सेमापुर में रहते हैं। कोई भी बच्चे 2 हैं तो वो 2 दोस्त हैं, और वो एक ही गांव के रहने वाले हैं। सकल की आयु 12 वर्ष थी। कितनी थी? 12 वर्ष की आयु। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती और उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। यानी कि माता जो थी वो गृहिणी थी, घर का कामकाज करती थी, और पिता खेत में काम करते थे। तो सकल घर के कामकाज में भी हाथ बटाता था, अपनी माँ की मदद करता था, और छोटे भाई बहनों को भी वो देखता था। लेकिन उसके माता पिता की इच्छा थी कि उसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी, उनके 2 बहन भाई थे, और उनकी भी देखभाल करता था, उनको भी देखता था, उनको भी पढ़ाने की उसकी चेष्टा थी। तो उनके चाचा कोई भी नाम हो, मान लिया आप ही 2 दोस्त हो और आपके परिवार में भी कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, और वो पढ़े हुए हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे, पढ़े होने के बावजूद भी वो घर में खाली बैठे हैं। तो ठीक उसी तरह उनके चाचा भी मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। वो मतलब बाहर अच्छी जो नौकरी उन्हें मिली नहीं, और छोटी मोटी उन्होंने करी नहीं, तो वो इसलिए वो घर में बिल्कुल खाली बैठे थे। तो नौकरी नहीं मिली, तो बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़े और पढ़ लिख कर कुछ बने। जिस स्कूल में वो एडमिशन दिलाना चाह रहे थे, तो उस स्कूल में उस बच्चे ने अपने आप ही एडमिशन पा लिया, जबकि वो सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे एडमिशन होगा और कहाँ से इतने पैसे लगेंगे, लेकिन बच्चे की इच्छा थी।
तो उसने शीघ्र ही प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी करा, यानी कि तू आगे भी पढ़ते रहना। बोलते हैं ना, जैसे अब आपको कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो और आगे पढ़ लिख कर बड़े होकर क्या अच्छे कोई जॉब करना, अच्छे मतलब शिक्षित हो गए तभी कोई काम आप अच्छा कर सकते हो। तो उसके पिता ने भी ऐसे बोला कि आप पढ़ाई जारी रखो, मैं आगे चाहे मुझे कैसे भी पढ़ाना पड़े मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो उसके पिता ने उसको कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए कर्ज लेकर उसको कंप्यूटर की पढ़ाई पूरी कराई, पूरा कोर्स किया और कुछ समय पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार से सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया, यानी कि जब उसने पूरा कंप्यूटर सीख लिया अच्छे से और उसमें लगातार उसकी रुचि इतनी थी कि वो सोचता था कि मैं पढ़ाई भी साथ साथ करता रहूँ और कंप्यूटर को भी अच्छे से सीख लूँ, कुछ किसी भी तरह से इसमें कुछ भी रह ना जाए। पूरा उसने काम सीख लिया कंप्यूटर का। तो उसने कंप्यूटर के द्वारा ही एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली और उसके बॉस ने उसकी जहाँ वो जॉब करने लगा था उसमें जब कंप्यूटर का कोर्स कर लिया उसने कंप्लीट, तो उसने जब वहाँ पे दिखाया नए नए डिजाइन का करके दिखाया और भी अच्छे कंप्यूटर का सारे ही वर्क किया, तो जहाँ वो जॉब कर रहा था उसके बॉस ने उसको अच्छी पदोन्नति यानी कि और अच्छी सैलरी देनी शुरू कर दी। और जो उसी का ही दूसरा दोस्त था वो था 11 वर्ष का। क्या नाम बताया था मैंने आपको? विलास और सकल। तो ये जो स्टोरी बताई मैंने पढ़ाई के ऊपर ये थी सकल की। अब आता है विलास का नंबर। विलास 11 वर्ष का लड़का था और उसके गांव वो एक ही गांव में रहने वाले थे दोनों, लेकिन उसके पिता एक मछुआरे थे और माता जो थी वो घर का ही काम करती थी ऐसे ही। तो विलास जब केवल 2 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता उसके मछुआरे थे और विलास छोटा था जब उसके पिता खत्म हो गए थे। तो उसकी माँ गीता मछलियाँ बेचकर अपने जो काम उनके पिता करते थे वो उनकी माता ने किया। मछलियाँ पकड़ना बेचना, मतलब बाज़ार जो पास का ही बाज़ार था वहाँ पे मछलियाँ बेच कर आती थी और उसके जो मछलियाँ बेचकर जो पैसा कमाती थी उसमें अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। लेकिन वो इतना पैसा नहीं कमा पाती थी कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करा सके। कितना वो दिन भर में केवल 20 या 30 रुपये कमा पाती थी। तो जो विलास नाम का बच्चा था वो बीमार हो गया। बीमार क्या, उसको गठिया क्या बोलते हैं, गठिया का रोगी बन गया और उसकी माँ इतना पैसा नहीं कमा पाती थी जो जिससे उस बच्चे का इलाज करा सके। कहने का मतलब ये है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाया और अपने घर में मतलब मम्मी अपने माता के साथ कामकाज में हाथ बटाता था, अपने भाई बहनों का काम करता था। लेकिन वो शिक्षा तो नहीं मिल पाई उसे जो उसे मिलनी चाहिए थी। किसके कारण नहीं मिल पाई? पैसों के कारण, क्योंकि माता इतना कमाती नहीं थी और पिता खत्म हो गए थे। और ऊपर जो मैंने बताया था विलास की, उसमें उसने पढ़ाई करी। उनकी माता पिता चाहते थे कि हमारा बच्चा और भी आगे पढ़ता रहे, कोई इंजीनियर डॉक्टर, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने। तो वो अशिक्षित होने के कारण विलास कुछ नहीं कर पाया और वो खाली बस वही उसी काम पे चल पड़ा जिस काम पे उसके पिता और उसकी माता ने किया। उसको भी परिवार चलाने में दिक्कत हुई फिर, क्योंकि वो भी इतना ज़्यादा नहीं कमा पाता था। और विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ जहां उसकी माँ ये काम करती थी और पिता ने भी किया था। तो अब आप देखिए इन दोनों में कितना अंतर हुआ कि पढ़ाई के कारण सकल नाम का जो लड़का था उसने तो सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर का सारा वर्क सीख लिया, पढ़ाई भी पूरी कर ली है और अपने परिवार को अच्छे से लेकर चला क्योंकि वो खुद शिक्षित था। और ये जो था इसकी पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए इसका परिवार ऐसे ही चलता रहा। तो दोनों व्यक्तियों के अध्ययन से क्या स्पष्ट होता है, जब आप पढ़ोगे इसे देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि जो बच्चा पढ़ा हुआ है, जो शिक्षित परिवार है और पहले से ही है, उनके घर में या उनके अंदर कुछ अलग ही होता है। शिक्षित परिवार की अलग ही बात होती है।
तो सकल, अब अंतर मैं आपको बता रही हूँ क्या अंतर था कि सकल जो था वो स्कूल जाता था, जबकि विलास जो था वो स्कूल नहीं जाता था। सकल शारीरिक रूप से स्वस्थ था, जबकि विलास गठिया की बीमारी से ग्रस्त था, क्योंकि उसे गठिया की जो बीमारी होती है वो बहुत, बीमारी तो कोई भी हो वो आगे नहीं बढ़ने देती अगर उसका इलाज समय से नहीं होता। विलास के पास उपचार के लिए पैसे नहीं थे और सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त कर एक प्राइवेट फर्म में नौकरी प्राप्त कर ली। लेकिन गरीबी और पढ़ाई न कर पाने के कारण विलास वहीं काम करता रहा जहाँ उसकी माँ करती थी। किसके कारण? गरीबी के कारण, क्योंकि उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो कुछ आगे कर ले, और वो ऐसा शिक्षित भी नहीं था कि वो घर पे भी कोई ऐसा बिजनेस चला ले, क्योंकि हर चीज़ पढ़ाई के बिना तो कोई काम अच्छे से होता ही नहीं है। तो अपनी माँ की तरह विलास को भी आय कम होने के कारण परिवार को पालने पोसने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और सकल के जीवन में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि की, जिससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान है। देखो, अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो उसमें अपने परिवार को तो करते करता है और उसके लिए भी करता है, मतलब जनता के लिए या अपने रिलेशन के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी अच्छा काम करने के लिए उसमें भी वो तरक्की करता है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है, और विलास उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा प्राप्त, जब हम किसी उससे जुड़े हुए नहीं होंगे तो हमें किसी चीज़ की भी कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं होगी। जो हम जितनी मेहनत करेंगे इतना ही हम पाएंगे। तो देखिए कितना अंतर होता है पढ़े लिखे में। अगर वो नहीं पढ़ता और जॉब नहीं करता तो क्या वो परिवार को अच्छे से चला पाता? नहीं चला पाता। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया जाता है भविष्य में उच्च आय और समाज को वृद्ध योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। किसको दे सकता है? समाज को भी। प्राय शिक्षित माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। निवेश का मतलब खर्च करते हैं। जो माता पिता शिक्षित होते हैं उनको पता होता है कि पढ़ाई में कितना पैसा लगेगा और पढ़ाई करके क्या करना है और क्या हमें मिलेगा, तो वो अपने बच्चों पे चाहे कितना भी खर्च हो जाए वो पैसा लगाते हैं। लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वयं शिक्षा के महत्व का अनुभव किया। उन्हें सारी चीज़ की जानकारी होती है कि अगर हमने ये पढ़ाई करी है तो सोचेंगे कि अपने बच्चों को हम अपने से अच्छा ही कराएं। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसके विपरीत अशिक्षित, अस्वस्थ तथा सुविधाओं से वंचित स्थिति में रहने वाले माता पिता एक दुष्चक्र सर्जित करते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जो शिक्षित परिवार नहीं है, जो अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा, शिक्षित भी नहीं है, लेकिन इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि अपने बच्चे को किसी भी काम के लिए कोई अच्छा, जब तक वो बच्चा 18-20 साल का ना हो तो तब तक वो माता पिता पर ही वैसे निर्भर होता है, और उसको शिक्षित कराना, उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और वो खुल के मतलब खर्च भी करे। कोई तो बच्चा होता है कि कम कमाई में भी अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी जो वो कर लेता है, और कुछ होते हैं कि कितने पैसा लगा लो तब भी नहीं कर पाते। परंतु जब माता पिता इतना पैसा लगाने के लिए तैयार है और कुछ बनाने के लिए वो हैं, तो बच्चे को भी उस पर ध्यान देना चाहिए और अच्छी सी पढ़ाई करनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक वितरण। ये सब था हमारा भौतिक एवं मानव पूंजी। तो मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। और मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं? कि जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं।
सेकंड टॉपिक है हमारा पुरुषों और महिलाओं। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक वितरण। तो देखिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए, पुरुषों और महिलाओं के व्यावसायिक वितरण से आशय उस कार्यशील जनसंख्या से है जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में संलग्न है। वो कैसे? इन विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के 3 प्रमुख क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्या क्या नाम बताया मैंने? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो नंबर 1 आता है प्राथमिक क्षेत्रक। बच्चों, जितने आपको ये दिए जाते हैं तो आप ये कॉपी पे नोट कर लिया करो, इससे याद करने में आसानी होती है। और सेकंड है हमारा द्वितीयक क्षेत्रक। क्षेत्रक थर्ड है तृतीयक क्षेत्रक। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन आदि सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं? कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन और खनन आदि सम्मिलित हैं। और जो द्वितीयक क्षेत्रक है उसमें है, द्वितीयक क्षेत्रक में उत्खनन, क्या बोला मैंने? उत्खनन और विनिर्माण शामिल है। और तृतीयक में है व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटक सेवाएं आदि इत्यादि। कितने नाम बताए मैंने आपको? तृतीयक में परिवहन, व्यापार, परिवहन, संचार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये सभी सेवाएं शामिल किए जाते हैं। और इसके क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। आगे आता है हमारा बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं और दूसरा है अबाजार। अबाजार गैर बाजार, दूसरा है गैर बाजार।
तो ए कौन सा है हमारा, बाजार क्रियाएं, और ब हैगा गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं, इन क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन सम्मिलित होता है। और गैर बाजारी क्रियाएं में इन क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपयोग के लिए उत्पादन करना है। इसके अतिरिक्त इन क्रियाओं में प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और पद संस्करण तथा अचल संपत्ति, चल संपत्ति और अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन भी सम्मिलित है। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या जैसे मैंने अभी बताया था आपको, पहले इसी परिचय दिया था। ये सब जितना भी टॉपिक आया ये पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक वितरण के उसमें आया है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने आपको पहले एक बच्चे की, 2 बच्चों के उसमें कहानी सुनाई थी, वो आपको समझ आ गई होगी कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, कुछ बनोगे, तो आगे फ्यूचर में भी कुछ करोगे और देश के लिए भी कुछ करोगे, अपने परिवार के लिए भी करोगे और अपना ऊंचा नाम कमाओगे। तो इसलिए इसकी कहानी एक यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है जनसंख्या की गुणवत्ता। ये है थर्ड टॉपिक में। जनसंख्या की गुणवत्ता। देखिए, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। और मानवीय संसाधनों में निवेश में श्रम की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा इस निवेश के मुख्य अंग हैं। कौन कौन से मुख्य अंग हैं? स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा। अगर शिक्षा ही नहीं मिलेगी हमें, हम आगे क्या कुछ करने की नहीं, जब भी हम सोचेंगे जिस चीज़ के हमें उसमें जिस विषय में हमें जानकारी होगी। इस दृष्टि से बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पोषण पर किया जाने वाला निवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। देखो, निवेश का मतलब है कि खर्च करना। इसके द्वारा ही हम देश का भावी विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। और शिक्षित परिवारों के माता पिता शिक्षा के महत्व को समझते हैं। कौन समझते हैं? जिन्होंने पहले पढ़ा है। मान लिया अगर हम पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपके घर में माता पिता पढ़े हुए हैं, तो जो आपने यहाँ पे पढ़ा या आप घर पर पढ़ते हैं तो वो देखते तो हैं। अगर वो पढ़े हुए होंगे तो आपको देखेंगे कि आप कितना पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो। जो नहीं पढ़े हुए होंगे तो वो क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं, बस वो बोल ही सकते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो। और अपने बच्चे की शिक्षा में पर्याप्त धन का निवेश करते हैं। शिक्षित परिवार बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का भी ध्यान रखते हैं। वो हर तरह से ध्यान रखते हैं।
इसके विपरीत निर्धन परिवारों की आय बहुत कम होती है। जो गरीब परिवार है उनकी कमाई तो कुछ होती नहीं है, और जब कमाई कुछ नहीं होती तो वो मतलब आगे भी बढ़ने में उन्हें परेशानी होती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिस प्रकार इन परिवारों के माता पिता स्वयं अशिक्षित एवं रोगग्रस्त हो जाते हैं। अगर जब वो कहीं जॉब नहीं करेंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा, और मान लो वो बीमार भी हो गए तो उसका इलाज नहीं कराएंगे तो वो बीमारी और आगे बढ़ती रहेगी। अगर उसका समय से इलाज हो जाएगा और उस चीज़ की वो जानकारी रखेंगे कि इस काम को करने से या ये परेशानी हमें होगी तो इससे और आगे बढ़ सकता है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करेंगे, अगर उन्हें इतना उनके पास पैसा भी होगा और वो शिक्षित भी होंगे। तथा साधनों का अभाव होने के कारण इनके बच्चों को भी उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, और यह दुष्चर्ग मैंने इस पहले भी बताया था, और वो दुष्चर्ग बना रहता है, यानी कि उन्हें वो वहीं के वहीं रहते हैं, बस जितना उनके माता पिता ने किया और इतना ही वो आगे वो कर पाते हैं। तो बच्चों, शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे पारितोषिक प्रदान किया। जैसे मैंने आपको पहले कहानी सुनाई थी, कहानी के तौर पे बताया था कि 2 बच्चे थे, उनमें से एक पढ़ना चाह रहा था और उसने पढ़ाई करी और वो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के द्वारा ही नई आकांक्षाएं और जीवन के मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। तो बच्चों, आज यहीं तक का टॉपिक है। मैं आपको फिर दोबारा बोल रही हूँ कि शिक्षा यानी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई के हम फ्यूचर में आगे कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़ लिख कर आप अपने परिवार को, अपने रिलेशन को, अपने समाज को बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे आप उसमें करने के लिए कि हमें और आगे बढ़ना है और भी पढ़ाई अपनी जारी रखें। ये नहीं है कि पढ़ाई कर ली, चलो इतनी कर ली, इसमें ही वो है। आप जॉब के साथ साथ भी और आगे की भी पढ़ाई कभी वो नहीं होती है कि भाई एज के हिसाब से ही करनी है। पढ़ाई आप पूरी करने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपना परिश्रम जारी रखें। ऐसा नहीं है कि आज इतना सही हो गया तो इसी से काम चल जाएगा। आपने छोटा मोटा काम कर लिया, छोटी जॉब पा ली, तो उससे काम नहीं चलता। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप इन बच्चों से देखिए, एक बच्चे का फ्यूचर कैसा गया, वो अपने परिवार में वहीं का वहीं टिका रहा जहाँ उसके माता पिता थे, और एक बच्चा कितना आगे पहुँच गया। तो इससे आगे का मैं कल पढ़ाऊँगी, वीडियो देखते रहिए। और ये जितने भी आपको टॉपिक डाले जाते हैं, इन टॉपिक को रजिस्टर में नोट कर लिया करो, उसके द्वारा आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।